नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार सिंह फिर से अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब में स्वागत करता हूं। तो आइए आज शुरू करते हैं फिर से बिहार स्पेशल का अगला एपिसोड। पिछले क्लास में हम लोग मगध के बारे में जाने हुए थे। मगध शब्द का चर्चा कहां से मिला था, किस किस पुस्तक से मिला था, उसके बारे में जिक्र किए हुए थे। उसके बाद मगध का प्राचीनतम वंश कौन था, उसके बारे में भी पढ़े हुए थे। तो आज जो है ना खास करके मगध के उत्कर्ष के ऊपर पढ़ना है। मगध का उत्कर्ष हम लोग देखे हुए थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण का शुरुआत हुआ, जिसमें से 16 महाजनपद का निर्माण हुआ था। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद ऐसे हैं जो बिहार में पड़ता है, और 3 महाजनपद में से एक महाजनपद हम लोग अंग महाजनपद के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग दूसरा महाजनपद मगध के बारे में जानेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मगध का जो उत्कर्ष है, इसमें पहले बिंबिसार जो है इसका जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार जो है इसका संस्थापक था, और ये बिंबिसार को राजा जो है इसका पिता भातिया ने बनाया था। जब इसका उम्र मात्र 15 वर्ष का था, उसी समय भातिया पुलिक की हत्या करके बनाया हुआ था। आपको मालूम होगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था रिपुंजय, उसकी हत्या पुलिक ने किया था। उसी का अपना मंत्री था पुलिक, और पुलिक का हत्या इसी बिंबिसार के पिता भातिया ने किया और अपने पुत्र यानी बिंबिसार को मगध का राजा बनाया। और जब यह राजा बना तो यह केवल मात्र जो है ना 15 वर्ष का था। राजा बना तो यह अपनी राजधानी को प्राचीनतम वंश बृहद्रथ वंश का जो राजधानी था गिरिब्रज, वहीं पर ये अपना राजधानी भी रखा। राजधानी ये अपना गिरिब्रज ही बना करके रखा। जब यह राजा बना तो पहले इतना यह शक्तिशाली था नहीं, तो पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक नीति अपनाया, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके यह अपनी स्थिति को पहले मजबूत करता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपना पहला विवाह कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन रहती है कोसला देवी। तो इस कोसला देवी से जो है ना पहला विवाह इनका होता है। जो पहला विवाह जब इनका कोसला देवी के साथ होता है तो इनको दहेज में काशी मिलता है, जो कि वर्तमान में अभी वाराणसी का क्षेत्र है। तो काशी से इनको हर साल 1 लाख रुपया का जो है वार्षिक 1 लाख वार्षिक टैक्स के रूप में मिला करता था। एक लाख रुपया वार्षिक रकम इनको जो है ना काशी से जो है ना आने लगा। तो पहला विवाह ये कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन कोसला देवी से किए, और इसी कोसला देवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। उस पुत्र का नाम था कुनिक, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद दूसरा विवाह जो हुआ लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना से हुआ था, जो कि बज्जी संघ में पड़ता है। बज्जी संघ जो है कई राज्यों का संघ है। इसमें 4-5 ऐसे राज्य हैं जो सभी कोई एक आपस में मिल करके एक संघ बनाया था, जिसकी जो संघ जो है बज्जी संघ के नाम से जाना जाता है। और बज्जी संघ की राजधानी वैशाली था, और वहीं का जो है एक राजा है चेटक, और चेटक की पुत्री का नाम है चेलना। तो दूसरा विवाह जो है ना बिंबिसार चेटक के पुत्री चेलना से किया, और इसी चेलना से बिंबिसार को 2 पुत्री की प्राप्ति हुई। मतलब इससे जो है ना 2 पुत्री ही हुआ। एक पुत्री का नाम था हल, और दूसरी पुत्री का नाम था बेहल। हल और बेहल, इसी चेलना के से है ना 2 पुत्री का जन्म हुआ। और तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल के राजा के जो है ना वहाँ की जो है ना पुत्री थी क्षेमा। उसी क्षेमा से जो है ना तीसरा विवाह हुआ। तो इसके संतान के बारे में उतना चर्चा है नहीं, लेकिन
ये जो प्रथम जो विवाह किए हुए थे कोसला देवी से, इनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम कुनिक, बाद में इसी को अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है, अजातशत्रु। तो जब यह वैवाहिक स्थिति मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करके जब अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, तो ये क्या किया सर, सबसे पहले एक जो है ना काम किया कि बिंबिसार का जो पिता था भातिया, उसको पराजित किया हुआ था, भातिया को पराजित किया हुआ था अंग का सबसे अंतिम शासक, जिसको हम लोग छोड़ कर के आए थे ब्रह्मदत्त से। तो ब्रह्मदत्त क्या किए हुए था कि भातियों को पराजित किया हुआ था युद्ध में। तो उस हार का बदला लेने के लिए, अपने पिता के हार का अपमान का बदला लेने के लिए बिंबिसार क्या करता है, मगध पर अंग पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद जो है ब्रह्मदत्त की हत्या करता है और अंग को अपने राज्य में मिला लेता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग मैप के ऊपर देखे हुए थे कि आज अंग और मगध को एक नदी, चंपा नदी, जो अलग अलग करता था, वो सीमा बना हुआ था। लेकिन जैसे ही अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके आक्रमण किया, उसमें ब्रह्मदत्त को मार दिया और अपने राज्य में मिला लेने के बाद उसी अंग का उपराजा जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया, यानी अंग का उपराजा कुनिक को बनाया। कुनिक यानी इसी का अपना पुत्र था जिसको अजातशत्रु कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अजातशत्रु है, अजातशत्रु या कुनिक, दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ का उपराजा इसको बनाया गया। उसके बाद ये जो बिंबिसार जो है, बिंबिसार के समय का जो है एक बात कहें तो बिंबिसार के समकालीन जो थे वो गौतम बुद्ध थे। तो अगर बात करें इनका, तो इनके समकालीन थे, यानी इनके समय में गौतम बुद्ध भी जीवित ही थे, तो इनके समकालीन हो गए गौतम बुद्ध। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे। ऑप्शन में रहेगा बिंबिसार, ब्रह्मदत्त, उसके बाद अजातशत्रु और चेटक, और आपको रहेगा अंग, और ऑप्शन में पांचवा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है ना मालूम है कि चेटक भी जो है ना इसी के टाइम का है, बिंबिसार के ही टाइम का है। वैवाहिक संबंध स्थापित किया चेटक के पुत्री चेलना से, तो भी गौतम बुद्ध के ही समकालीन माना जाएगा चेटक को। उसके बाद अगर बिंबिसार है तो बिंबिसार का भी समकालीन हो गया। इधर जो है कुनिक यानी अजातशत्रु, ये भी जो है ना गौतम बुद्ध के समय में इनका जन्म हो चुका था, तो इनके भी समकालीन हो गया। इधर लेकिन अंग के तो बारे में पहले ही जान चुके थे कि अंग जब अलग हुआ था वैशाली से, तो उसी समय उसका संस्थापक अंग था। लेकिन इसके टाइम के अगर समकालीन था अंग का जो अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, वो था, तो वो तो नहीं हो ऑप्शन में। तो ये इसमें जो है ना 4 ऐसे शासक है जो गौतम बुद्ध के समकालीन हो गया। तो इससे आपका पाँचवा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन। तो ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उसके बाद इन्हीं का एक राज्यवैद्य था, राज्यवैद्य, जिसका नाम था जीवक। ये बहुत ही किसी भी इलाज को, खास करके जो है ना बच्चे से संबंधित जो भी बीमारियां होती थी, इसका इलाज बहुत अच्छे से कर देते थे। इसीलिए जो है ना इनका राजवैद्य, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। तो आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। तो मगध का उत्कर्ष में मगध का वास्तविक संस्थापक जो है, ये हुई हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार है। ये बिंबिसार जो आता है ये हर्यक वंश से आता है, हर्यक वंश। यानी भातिया जब अपने पुत्र बिंबिसार को मगध का राजा बनाया तो यहाँ से हर्यक वंश की शुरुआत होती है। तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना गया है, बिंबिसार है। ये अपनी राजधानी को गिरिव्रज ही रखा। उसके बाद ये अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक रणनीति अपनाया। सबसे पहले अपनी विवाह कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन कोसला देवी से किया, जिसमें इनको 1 लाख रुपया वार्षिक जो है ना मिलता था काशी से। ये इनको जो है ना काशी मिला था दहेज में, लेकिन ये काशी गंगा उस पार था, तो वहाँ पर जाकर के टैक्स वसूलना इनके लिए जो है ना ठीक नहीं था। तो वही कौशल
के राजा प्रसेनजित ही बोले कि आप यहाँ से टैक्स वसूलने क्यों आइएगा, यहाँ से जो भी टैक्स होगा वो सालाना हम आपको कलेक्ट करके पहुँचा देंगे। तो ऐसा हुआ। उसके बाद दूसरा जो विवाह किए हुए थे चेलना से किए हुए थे, जो कि चेटक की पुत्री है। उस समय बज्जी संघ काफ़ी ताकतवर था, मजबूत था। तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कि कोई जो है ना इसको बाहरी खतरा न रहे, कोई जो है ना बाहरी शासक इसके ऊपर आक्रमण न करे, तो ये अपने जितने भी पड़ोसी राज्य था जो शक्तिशाली था इससे, उन सभी राज्यों से यह वैवाहिक संबंध स्थापित करके रिश्ता बना लिया, जिससे कोई भी जो है ना शासक इसके ऊपर हमला न करे, आक्रमण न करे। उसके बाद एक और जो है ना मजबूत शासक था, पंजाब के जो है ना मद्रकुल के राजा थे, उन्हीं के पुत्री थी क्षेमा, उनसे तीसरा विवाह किया। उसके बाद जब अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है तब क्या करता है, अपने पिता के अपमान के बदला लेने के लिए, यानी भातिया को जो पराजित किया हुआ था ब्रह्मदत्त, उससे अपना अपमान का बदला लेने के लिए, पिता के अपमान के बदला लेने के लिए बिंबिसार अंग के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण करता है, उसकी हत्या करता है और उसको अपने अंग को अपने राज्य में मिलाता है और वहाँ का जो उपराजा है उसको अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाता है। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इसका राजवैद जीवक था। तो ये हर्यक वंश का संस्थापक हुआ। उसके बाद दूसरा इसका जो राजा हुआ, इसी का पुत्र बना बिंबिसार का, जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु तो अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता इसको इसलिए कहा जाता है कि यह अपने पिता की हत्या करके यह मगध का राजा बना हुआ था। और हत्या करने के पीछे का कारण अगर हो सकता है तो मेनली एक ही कारण है कि जिस समय बिंबिसार का विवाह हुआ था उस समय मात्र इसका जो है ना 15 से 16 साल का उम्र था। और 1 साल के बाद जो है अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो ये अपने पिता से मात्र जो है ना 16-17 साल छोटे थे। तो जब ये अजातशत्रु 85 से 87 साल के थे तब भी ये हट्टे कट्टे थे, जवान लगते थे। और उस समय जब ये 70 साल का था, तो 15 साल अगर पीछे आ जाएंगे 80-85 से, तो ये 75 साल या 70 साल के करीब में आते, तो ये भी उस समय बूढ़ा हो गया था। इसके मन में ये लालसा था कि हम भी जो है ना छोटे से जो है ना, पहले तो ये अंग का उपराजा था, छोटे से क्षेत्र का राजा था, तो इसका जो है ना मन था कि हम बड़े से भूभाग पर, बड़े से राज्य पर जो है ना राज करें। और इसका जो है ना ये मंसूबा लग रहा था कि पूरा न हो। इसका पिता अभी भी जो है ना टनाटन था, बिंबिसार। तो अपने मंसूबा को पूरा करने के लिए, राजा बनने के लिए बड़े क्षेत्र का, ये क्या कि अपने पिता की हत्या कर दी और खुद जो है मगध का राजा बन गया, शासक बन गया। जब मगध का राजा बने अपने पिता की हत्या करके, तो देखा कि जो भी अगल बगल के जो राज्य है, जैसे लिच्छवी हो गया, कौशल हो गया, ये सब जो है ना मजबूत शासक था। और सब जो है ना इसके पिता का विवाह वहीं पे हुआ था। तो इससे क्या हुआ, अजातशत्रु जब पिता की हत्या किया तो अजातशत्रु के प्रति बज्जी संघ के राजा और कौशल के राजा इससे नाखुश हो गया, इससे जो है ना गुस्सा हो गया, क्रोध में आ गए कि ये क्या किया, जो है ना अपने ही पिता की हत्या करके राजा बन गया है। तो ये जो है ना इस डर से अजातशत्रु पहले क्या करता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को पहले सुरक्षित करने का प्लान बनाता है। तो इस प्लान में सबसे पहले ये पहला काम करता है कि अपनी राजधानी को, यानी जो गिरिब्रज राजधानी है उसका किलाबंदी करवाता है। गिरिब्रज का किलाबंदी। किलाबंदी का मतलब है कि कोई अगर किला बना हुआ है तो इसके चारों ओर जो है ना ऊंचा ऊंचा दीवार घेर देना, जिससे जो है ना बाहरी आक्रमण हो तो बाहरी रह जाए, इसके अंदर कोई प्रवेश न कर पाए। तो पहला जो है ना सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने राज्य का किलाबंदी करवाया। उसके बाद इसको जो है ना पहले खतरा था कि गंगा के किनारे से ही अगर कोई दुश्मन होगा तो इसके राज्य में एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा। तो ये दूसरा काम क्या किया कि गंगा और सोन के संगम पर, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर, जहाँ दोनों नदी मिलती है, वहाँ पर सैनिक छावनी की स्थापना किया। सैनिक छावनी की स्थापना किया।
पहले तो जो है ना यहाँ देख रहे थे कि बिंबिसार जो है ना अस्थाई सेना रखा हुआ था, और ये अस्थाई सेना रखा हुआ था, लेकिन ये कहीं छावनी नहीं बनाया हुआ था। लेकिन जब ये पिता की हत्या कर दिया तो पड़ोसी राज्यों से इसको डर था कि कहीं आक्रमण न कर दे, तो पहले ये किलाबंदी करवाया अपने राजधानी का। उसके बाद गंगा और सोन, जहाँ से बाहरी जो है ना राज्यों के दुश्मनों का प्रवेश द्वार था, वहाँ पर क्या किया, सैनिक छावनी की स्थापना करवाया, यानी कि पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र इसको जो है ना सैनिक छावनी भी कह सकते हैं या ग्राम भी कर सकते हैं। तो ग्राम की जो स्थापना हुआ है वो लगभग दानापुर के नज़दीक में हुआ है। अभी जो पटना में दानापुर है वहाँ पर पाटलिपुत्र ग्राम की जो है ना स्थापना ये अजातशत्रु ने ही करवाया था। तो जब ये दो काम कर लिया अजातशत्रु, उसके बाद इसका ध्यान कौशल के तरफ गया। तो कौशल के राजा जो है, जो पहले बिंबिसार के टाइम में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो मिलता था रकम दहेज के रूप में हर साल जो तय था, वह जो है ना कौशल के राजा अजातशत्रु के टाइम में भेजना बंद कर दिया। तो इससे अजातशत्रु क्या को गुस्सा आ गया कि क्यों नहीं, पहले से मुझको 1 लाख रुपया जो मिला करता था अब क्यों नहीं मिलेगा। तो इससे क्या किया, अजातशत्रु क्रोध होकर के कौशल के राजा प्रसेनजीत पर फिर क्या करता है, आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद पराजित करता है प्रसेनजीत को। पराजित करने के बाद दोनों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। समझौता ये होता है कि पहले जो 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो मिलता था दहेज के रूप में, वो फिर से इसको मिले। तो कौशल के राजा जो प्रसेनजीत थे उसकी हत्या ये नहीं किया, पहले से जो 1 लाख मिलता था वो मिलने लगा, इससे उसको छोड़ दिया। अपने राज्य में भी जो है ना कौशल को मिलाया नहीं। तो इससे ये होने लगा, तो 1 लाख फिर से इसको मिलने लगा। फिर दूसरा जो विवाह किए हुए थे चेलना की, यानी चेटा की पुत्री चेलना से, तो इसकी भी 2 बेटियां थी, हल और बेहल। तो ये भी दोनों जो है ना बेटियां अपने पिता के संपत्ति से जो है अपना हिस्सा जो है ना डिमांड करने लगा अजातशत्रु से कि तू बिंबिसार तो मेरा भी पिता थे, उसमें से उनके संपत्ति में से मुझको भी हिस्सा चाहिए। और ये उस समय लिच्छवी यानी बज्जी संघ में था, और बज्जी संघ उसमें काफ़ी ताकतवर था, मजबूत था, विश्व का प्रथम गणतंत्र था। तो यहाँ पर अजातशत्रु अगर हमला भी करता तो इसको जो है ना सफलता मिलता नहीं, ये पराजित हो जाता। तो इससे क्या किया कि एक प्लानिंग किया, योजना बनाया कि इससे कैसे जो है ना बचा जा सके। अगर हम छोड़ भी देंगे तो इन फ्यूचर कभी न कभी बज्जी संघ आक्रमण करेगा मगध के ऊपर, और मगध को जो है ना तहस महस कर देगा। तो इसी अजातशत्रु का एक मंत्री रहता है जिसका नाम है बस्कार। ये अजातशत्रु का मंत्री रहता है। इसी के नेतृत्व में अंग के राजा को हराया रहता है बिंबिसार। और एक कौशल से भी जो युद्ध होता है अजातशत्रु के टाइम में, उसमें भी जो है ना यही इसी के रणनीति के तहत जो है ना इसको सफलता मिले हुआ था। तो ये बस्कार जो है ना काफ़ी विद्वान था, युद्ध कला में निपुण था, और जो भी जो है राजा को निर्णय देता था, जो भी जो है सुझाव देता था, यह सुझाव जो है ना इनके लिए काफ़ी कामयाब होता था। तो बस्कार और अजातशत्रु ये दोनों मिलकर के एक योजना ये बनाया कि क्यों ना ऐसा करे कि बज्जी संघ में फूट डाला जाए। तो फूट डालने के लिए क्या करना होगा, तो फूट डालने के लिए ये दोनों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं अजातशत्रु ये बस्कार बोला कि आप मुझको अपने राज्य से अपमानित करके बाहर निकाल दीजिए, और इस अपमानित वाले जो है ना बात का चर्चा आप अपने जो है ना अगल बगल के राज्यों तक जो है ना ये संदेश फैला दीजिए कि हमने अपने मंत्री बस्कार को है ना अपने दरबार से जो है ना बहिष्कृत कर दिया है, निकाल दिया है। बस ऐसा ही हुआ, अजातशत्रु ऐसा ही किया, बस्कार को अपमानित करके जो है ना अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह समाचार जब बज्जी संघ के राजा लिच्छवी के राजा जो है ना चेटक जब सुना तो कहा कि इतना अच्छे आदमी को, इतना जो है ना बुद्धिजीवी मंत्री को अजातशत्रु अपने जो है ना राज्य से निकाल दिया है। जो ऐसा करो कि बस्कार को अपने राज्य में जो है ना शरण दो, इसको अपना मंत्री बना लो। बस यही योजना था ही, पहले से प्लानिंग था ही कि इधर से निकाला जाएगा तो उधर ज़रूर शरण मिलेगा। वही हुआ, बस्कार को बज्जी संघ में शरण मिला। शरण मिलने के बाद ये लगा जैसे पहले से योजना था कि फूट डालना है। अगर एक राजा का बात अगर जो है ना दूसरे राजा के कान को भरना था, अगर एक राजा जो है ना कहता था कि 1% झूठ बोलता था तो उसको 100% झूठ कह करके
बढ़ा करके जो है ना दूसरे राजा को बताता था। इससे सभी बज्जी संघ में जितने भी राज्य था और जितने भी राजा था सब में जो है ना फूट जो है ना पड़ गया। अब सभी जो है ना अलग अलग हो गए। अलग हो जाने के बाद क्या हुआ, कमज़ोर हुआ। उसके बाद जब फूट जो है ना पूरी तरह से जो है ना आपस में जब बज्जी संघ के राजाओं के बीच हो गया, तब यही बसकार जो है अजातशत्रु को संकेत करता है कि अब आप तुम आक्रमण बज्जी संघ पर कर सकते हो। तो वही अजातशत्रु तैयारी करता है और बज्जी संघ पर आक्रमण करता है। तो बज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए कुछ हथियार का जो है ना इस्तेमाल करता है। बज्जी संघ पर आक्रमण फूट डाल करके करता है। तो इसमें क्या करता है, 2 नए नए हथियार का प्रयोग करते हैं इस लड़ाई में। एक हथियार का नाम है महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, और एक औजार का नाम है रथ मूसल। महाशिला कंटक का मतलब बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, और उसमें रबड़ जैसे जो है ना चीज़ों के ऊपर उसको ऐसे खींच करके और छोड़ा जाता था सेनाओं के टुकड़ियों के ऊपर। तो उसे जिसके ऊपर भी अगर जो है ना बड़ा सा पत्थर गिर जाए सेना के ऊपर, तो क्या होगा, सेना जो है ना मूर्छित होकर के गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और बहुत सारे सेना जो है ना एक ही पत्थर के नीचे दब जाएगा। तो ये महाशिला कंटक का प्रयोग किया। रथ मूसल, रथ में ही जो है ना बड़ा बड़ा पत्थर जो है ना रख करके और रबड़ जैसे ही चीज़ों से जो है ना सैनिकों के ऊपर छोड़ा गया। तो ये दोनों जो है ना शस्त्र के प्रयोग से अजातशत्रु बज्जी संघ पर जो है ना विजय प्राप्त किया। और विजय प्राप्त करने के बाद बज्जी संघ को क्या किया, बज्जी संघ को मगध में मिला लिया, मगध में मिलाया। कौशल पर आक्रमण किया था, कौशल पर आक्रमण किया था। तो ये क्या किया था, कौशल को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। जो पहले से 1 लाख प्रतिवर्ष मिलता था वो फिर से मिलने लगा, तो कौशल को छोड़ दिया। उसका अपना मामा था, है ना, दोनों में रिलेशन था, इस वजह से उस राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया। लेकिन ये तो मगध जो बज्जी संघ जो था चेटक, वो तो सौतेला जो है ना मामा हो गया, यानी सौतेली माँ का वो भाई थे पिता थे। इस वजह से क्या किया, उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद जो है ना, जैसे हम लोग पिछले मैप में जाने हुए थे कि बिहार का जो मैप है, मैप में इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, ये सब क्षेत्र का क्या था, ये सब मगध था। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र था वो था बज्जी संघ। और यहाँ पर भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र था वह था अंग। तो अंग को तो पहले ही बिंबिसार अपने राज्य में मिला लिया था, और यहाँ का राजा कुनी को खुद बनाया था अजातशत्रु को। तो ये पहले क्या किया, इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है और यहीं पर काशी है, तो काशी को सर्वप्रथम जो है ना कौशल पर आक्रमण किया, प्रसेनजीत को पराजित किया। पराजित करने के बाद वहाँ से जो 1 लाख रुपया मिलता था वो मिलने लगा। दूसरे बाद यहाँ पर बज्जी संघ जो है ना बहुत सारे राज्यों का संघ था। तो पहले क्या किया, अपने मंत्री बसकार के सहयोग से फूट डलवाया, और फूट डालने के बाद है ना ये महाशिला कंटक और रथमुसल जैसे जो है ना शस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध किया, और युद्ध में बज्जी संघ के संघ को पराजित किया। और बज्जी संघ को पराजित करने के बाद उसको क्या किया, अपने मगध में मिला लिया। और तो मगध का ये पूरा क्षेत्र तक जो है ना फैल गया। इधर जो है अंग भी आ गया। उसके बाद अजातशत्रु के टाइम में ही एक और घटना घटित होता है। वो ये है कि इसी के टाइम में 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु तो इसी के टाइम में होता है। तो इसी के टाइम में ये क्या करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया,
तो अजातशत्रु ने करवाया, क्योंकि अजातशत्रु के टाइम में ही गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। बौद्ध संगीति का मतलब है जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो इनके जितने भी भक्त थे, एक भक्तों का एक सम्मेलन बुलवाया गया, एक मीटिंग बुलवाया गया, और मीटिंग में यह बात रखा गया कि अब गौतम बुद्ध तो चल पड़े, अब इनके जो है ना अवधारणाओं के, इनका जो धर्म का मार्ग है, इनके जो है ना धर्म का प्रचार कैसे हो, है ना। तो इसके लिए जो है ना एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसी मीटिंग को जो है ना प्रथम बौद्ध संगीति के नाम से जाना गया। और ये जो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वह राजगीर में हुआ था। किस जगह पर अगर पूछा जाए तो राजगीर में। और राजगीर में तो वो था एक सप्तकर्मी गुफा के अंदर, सप्तकर्मी गुफा। इसी गुफा के अंदर प्रथम जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसके बाद अगर जो है ना अजातशत्रु के बेटा की बात करें तो इसके बाद जो ये करता है, उसके बाद इसका पुत्र है उदायन। उदायन जब इसकी मृत्यु हो जाती है अजातशत्रु का, तो उसके बाद राजा बनता है मगध का उदायन, या उसको उदयन भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर उदायन भी मिलेगा, उदायन, और कहीं कहीं पर उदयन भी मिलेगा। ये उदयन जो था ये अजातशत्रु का पुत्र था, और इसकी जो माता थी वजीरा, यानी वजीरा जो हो गई ये अजातशत्रु की पत्नी हो गई, और ये उदयन की माता हो गई। तो उदायन जब मगध का राजा बनता है तो सबसे पहले ये काम करता है कि अपनी राजधानी जो पहले से गिरिब्रज रखा था, बिम्बिसार के टाइम में भी गिरिब्रज था, अजातशत्रु के टाइम में भी राजधानी गिरिब्रज ही था। तो ये पहले काम क्या किया कि ये अपनी राजधानी को बदल दिया। ये राजधानी अपना लेकर के आया पाटलिपुत्र। ये अपनी राजधानी को, पहला जो है ना, अगर मगध का शासक अगर कहा पूछा जाए कि पहला कौन सा मगध का शासक है जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, तो वह है उदायन। और जब यहाँ राजधानी पाटलिपुत्र में बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर नगर की स्थापना होगा। जहाँ पर राजधानी रहेगी वहाँ पर शहर बसेगा। तो अगर पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो किस शासक ने किया, तो वो अजातशत्रु ने किया। अगर पाटलिपुत्र नगर की बात आएगी तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायन ने किया। तो पाटलिपुत्र शहर की भी अगर स्थापना की बात पूछे तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी उदायन ने किया। उसके बाद उदायन के बाद इसका जो अंतिम, उसके बाद बहुत सारा राजा बनता है, लेकिन उतना कोई जो है ना ज़्यादा चर्चा इसके बारे में नहीं रहता है। इसके बाद उदायन के बाद इसका जो अंतिम शासक होता है, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। और इसी नागदशक की हत्या शिशुनाग करता है, और यहाँ से जो है ना अपने शिशुनाग वंश यानी नागवंश की स्थापना करता है और मगध पर जो है ना शासन करता है। तो आज जो है मगध के उत्कर्ष में बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदायन के बारे में जाने। इसको अच्छे से फिर से सजा करके लिख देते हैं, जैसा कि हर वीडियो में हमारे क्लास में होता है। अच्छे से सजा के लिख लेते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो कुछ देर इंतज़ार कीजिए। तो अच्छे से सजा करके लिख दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स तैयार करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए एक बार फिर से जो है ना इसको रिवाइज कर लेते हैं। मगध का उत्कर्ष में बिम्बिसार, ये बिम्बिसार जो था हर्यक वंश का जो है ना राजा था, और ये इसको हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसके पिता का नाम भातिया था। मगध का ये पहला शासक जिसने अस्थायी सेना रखा। इससे पहले बृहद्रथ वंश का जो है ना शासक हुआ करता था मगध पर, जो पहले अस्थायी सेना नहीं रखा हुआ था। तो सबसे पहले अस्थायी सेना रखने की बात आएगी तो बिम्बिसार ने ही रखा। अपनी राजधानी को गिरिब्रज ही रखा, जैसे पहले राजधानी था गिरिब्रज, वो भी अपनी राजधानी को गिरिब्रज ही रखा। बिम्बिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या की और अंग को मगध के क्षेत्र में मिला लिया, और यहाँ का जो है ना उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। बिम्बिसार वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को मजबूत किया,
और पहला विवाह प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी से किया, जहाँ से उसको काशी से वार्षिक 1 लाख रुपया प्रति वर्ष प्राप्त होता था। दूसरा विवाह बज्जी संघ के लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री चेलना से हुआ, और इसी चेलना से 2 पुत्री हुआ जिसका नाम हल और बेहल थी। तीसरा विवाह पंजाब के मद्रकुल के राजकुमारी क्षेमा से हुआ। यह तीनों जो राज्य था काफ़ी शक्तिशाली था, ताकतवर था, तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर इस सभी राज्यों से अगर रिलेशन हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। इस वजह से यह जो है नीति अपनाया, युद्ध की नीति को छोड़ करके यह वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति को अपनाया। उसके बाद बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। ये काफ़ी जो है ना अनुभवी डॉक्टर था। एक बार जो है ना खुद बिंबिसार को ही बीमारी हो गया था, तो इसका इलाज जो है ना वही किया था जिससे ठीक हुआ था। एक और सेठ का जो है ना इलाज किया था जिसका एक ही पुत्र था, मरने की स्थिति में आ गया, तो बहुत सारे जगह जो है ना इलाज करवाया लेकिन नहीं ठीक हुआ, तो जीवक से इलाज करवाएगा तो उसका भी ठीक हुआ। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे। समकालीन का मतलब उसी के समय गौतम बुद्ध भी थे। इसके बाद इसी बिंबिसार की हत्या इसका अपना पुत्र अजातशत्रु करता है। हत्या करने के पीछे बताए थे कि उम्र का 15 साल की उम्र में बिंबिसार का विवाह हुआ था और 1 साल के बाद जो है ना इसका जन्म हुआ था। तो उम्र में जो है ना दोनों की उम्र में 15 से 16 साल का फासला था, और ये जो है ना हट्टा कट्टा था। ये बुढ़ापा में भी जो है ना जवान लग रहा था। मन में लालसा था कि बड़े से भूभाग का जो है ना राजा बने। पहले तो उपराजा रहता अंग का, छोटे से क्षेत्र का, तो ये राजा बनने के ख्याल से क्या कि अपने पिता की हत्या कर दिया, इसलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी 483 ईसा पूर्व में, इसी के उपलक्ष्य में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने ही करवाया था। सप्तकर्मी स्थान है, राजगीर के गुफा में करवाया था। उसके बाद अजातशत्रु कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराया, क्योंकि ये अपने पिता की हत्या कर दिया, तो प्रसेनजीत का बहनोई था बिंबिसार। इस वजह से ये दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें प्रसेनजीत हार जाता है, पराजित हो जाता है, और पहले से जो 1 लाख वार्षिक मिलता था काशी से वो फिर से मिलने लगता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु अपने राजधानी गिरिब्रज का किलाबंदी करवाया। जब पिता की हत्या किया था तो इसको डर हो गया था कि कहीं बाहरी राज्य जो है ना आक्रमण न कर दे, इस वजह से अपने राज्य का जो है ना घेराबंदी करवाया। दूसरा काम किया कि ये गंगा और सोन नदी के संगम पर सैनिक छावनी की स्थापना किया, और पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना वही दानापुर के नज़दीक करवाया। उसके बाद अजातशत्रु अपने मंत्री बस्कार के सहायता से बज्जी संघ में फूट डलवाया, और फूट डालने के बाद मगध पर हमला किया, आक्रमण किया, और आक्रमण में बज्जी को अपने क्षेत्र यानी अपने राज्य मगध में मिलाया। बज्जी को जीतने के लिए महाशिला कंटक, रथमुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। बिंबिसार के शोक में अजातशत्रु की माता कोसला देवी की मृत्यु हो गई, क्योंकि इसी कोसला देवी से जो है ना बिंबिसार का जन्म हुआ था। तो जैसे बिंबिसार की जो है ना मृत्यु हो गई तो उसी के शोक के वजह से कोसला देवी का भी निधन हो जाता है। उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो है मगध का राजा बनता है। तो ये जो है ना फर्स्ट काम करता है, अपनी राजधानी को जो है ना बदल देता है। राजगीर जो है ना एकदम इधर है, किनारे में पड़ता है, तो इसने सोचा कि क्यों नहीं राजधानी को जो है ना बीच सेंटर में डाला जाए, जिससे जो है ना चारों तरफ के जो है ना राज्यों का सही से संचालन विधिवत हो। इसलिए ये क्या किया, अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, और गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना। जहाँ पर राजधानी रहेगा वहाँ पर ऑटोमेटिक शहर बस जाएगा। तो अगर पाटलिपुत्र शहर की बात आएगी तो उदयन ने स्थापित किया, और पाटलिपुत्र ग्राम की बात आएगी तो अजातशत्रु ने स्थापित किया था। उसके बाद हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, और इसी नागदशक की हत्या कर शिशुनाग जो है ना कर देता है, और शिशुनाग वंश की स्थापना होता है। तो ये रहा हर्यक वंश के बारे में। ये मगध के उत्कर्ष का जो है ना फर्स्ट वीडियो रहा। उसके बाद फिर मगध के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए।